आपका राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर इंडियन थिंकर्स है। इंडियन थिंकर्स में से हम आज मनु के बारे में पढ़ेंगे। मनु एक भारतीय विचारक हैं जिनको भारतीय साहित्य में मानव सभ्यता का सूत्रधार माना जाता है। मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये मनु कौन थे इस बारे में कोई निश्चित नहीं है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और कानूनों को की प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक बन गए थे। इस प्रकार मनु परंपरा में ही किसी पश्चावर्ती मनु ने ही मनुस्मृति की रचना की गई है। मनुस्मृति के रचना काल के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। किसी ने इसे कोई 150 से पूर्व का ग्रंथ माना है। साल्टर ने मनु की रचना का काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व का माना है। हुलर का मत है कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी के में अस्तित्व में थी और इस काल निर्धारण को ही ज़्यादा व्यवहारिक माना गया है। मनुस्मृति राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करने वाला एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, ब्रह्मचार्य जीवन, विभिन्न जातियों, अपराधों का निवारण, संपत्ति का विभाजन, विधि आदि का चित्रण मिलता है। मनु स्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। मनु ने मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति का विवरण करा है। मनु ने राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को माना है और मनु ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहा है कि राज्य नामक संस्था से पूर्व बलवानों के डर से जो मनुष्य थे उनमें असुरक्षा की भावना व्याप्त थी। अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य ईश्वर के पास गए और मनुष्यों की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। यहाँ मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का वर्णन करा है। इस तरह से मनु ने राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया है। राजा की देवी उत्पत्ति का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा आदि के अंशों को लेकर राजा की सृष्टि करी है। मनु का मानना है कि क्योंकि राजा की उत्पत्ति इन देवताओं के विभिन्न अंशों से रचित होने के कारण हुई है, इसलिए राजा अपने तेज से समस्त जीवों को प्रभावित करता है। इसलिए प्रजाजन के द्वारा राजा की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। मनु का कहना है कि राजा के पास जो सत्ता है उसको मनुष्य के द्वारा चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। राजा ही संप्रभु शक्ति का प्रतीक है और राजा विभिन्न देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ मनु ने राजा शब्द का प्रयोग राज्य शब्द के अर्थ में करा है। राजा के साथ दिव्य शक्ति को सम्मिलित करके मनु यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य की शक्ति का किसी भी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और यदि कोई व्यक्ति राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। मनु का मानना है कि साधारण मनुष्य भी यदि राजा के पद पर बैठता है तो कोई भी व्यक्ति उसका अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि वह देवीय शक्ति का प्रतिनिधि है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिव्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करा है, लेकिन मनु
शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता। मनु ने राज्य संस्था के साथ जो देवीय गुणों को सम्मिलित किया है वह राज्य की दिव्यता की ओर अंकित करते हैं, राजा की नहीं। मनु ने राजा को माना है कि वो कुछ उद्देश्यों के लिए इस दिव्य सत्ता का प्रयोग करता है। मनु का कहना है कि जैसे इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्रव्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल का हरण करता है लेकिन बदले में तेज और प्रकाश देता है, उसी तरह से राजा को प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए और सीमित मात्रा में कर ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से यम प्रिय और अप्रिय सभी के प्राण लेता है उसी तरह से राजा को निष्पक्ष रूप से न्याय करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जो विभिन्न देवीय गुण हैं वो राजा में निहित माने और वो इस तरह से माने कि वो देवीय गुण राजा को निष्पक्ष न्याय करने, कल्याण करने और इनके लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवीय सिद्धांत का उल्लेख किया है, किंतु यह राजा में ये जो राज्य की जो सत्ता की जो दिव्यता है वो राजा के लोक कल्याणकारी कर्तव्यों की ओर संकेत करती है। मनु के अनुसार धर्म एवं दंड। मनु ने माना है कि राज्य नामक संस्था अस्तित्व में इसलिए आई है क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आई है। मनु ने धर्म का व्यापक अर्थ लिया है और धर्म के अंतर्गत उन्होंने नैतिक मूल्यों को, सदाचार के नियमों को, जो सामाजिक व्यवस्था है उसके जो मौलिक नियम हैं, प्रजा कल्याण के प्रति राजा के जो कर्तव्य हैं और राजा के द्वारा जब राजकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा उसके ऊपर उस समय जो मर्यादाएं होनी चाहिए उन सबको उन्होंने धर्म के अंतर्गत सम्मिलित करा है। मनु ने माना है कि धर्म और राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं क्योंकि धर्म का पालन हो सके इसलिए राज्य नामक संस्था की स्थापना की गई है। धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के बिना धर्म का पालन नहीं करवाया जा सकता। मनु ने माना है कि धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए, धर्म के सिद्धांतों को लागू करने के लिए भौतिक बल या दंड की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में माना है जो धर्म को लागू करने के लिए आवश्यक है। मनु ने दंड को केवल भौतिक बल नहीं माना है, उन्होंने कहा है कि भौतिक बल के साथ यदि 3 ये आवश्यक तत्व हों तो हम उसे दंड कहेंगे। पहला है नैतिक प्रयोजन। नैतिक प्रयोजन यदि हम किसी बल का प्रयोग कर रहे हैं तो उस बल के प्रयोग को हम उचित तभी ठहरा सकते हैं जब उसके पीछे कोई नैतिक प्रयोजन हो। दूसरा, बल का प्रयोग करने के लिए एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति बल का प्रयोग करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। बल का प्रयोग हम तभी सही मानेंगे जब उसके लिए कोई अधिकृत संस्था हो, जैसे कि हमारे यहाँ पुलिस बल है। तीसरा, बल के लिए आवश्यक माना कि बल की मात्रा इतनी होनी चाहिए और उसका ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह उसको चुनौती नहीं दे सके। इस मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता माना है और दंड का स्वामी उन्होंने राजा को माना है, जो धर्म के सिद्धांतों के और कानून के अंतर्गत रहते हुए निश्चित उद्देश्य के लिए दंड का प्रयोग करेगा। मनु ने स्पष्ट कहा है कि यदि राजा के द्वारा धर्म के विरुद्ध दंड का प्रयोग किया गया तो वह उसके अपयश का कारण बनेगा और उसके नरक में जाने का कारण बनेगा।
मनु का कहना है कि यदि राजा दंड का दुरुपयोग करता है तो वह दंड राजा को नष्ट कर देता है। और इस तरह से मनु ने स्पष्ट करा है कि राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, और राजा को दंड के अधीन मानकर मनु ने राजा और शासक के मध्य अंतर को स्पष्ट किया है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। मनु स्मृति में राज्य को एक शरीरधारी प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। मनु ने माना है कि राज्य के भी कुछ रंग होते हैं, जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं। राज्य के इन अंगों के लिए मनु ने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। मनु के अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं, जिसमें से पहली है स्वामी। स्वामी से मनु ने तात्पर्य राजा से लिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक स्वामी होगा, अर्थात राजा होगा, और यह राजा नैतिक गुणों प्रशासनिक राजा में नैतिक गुणों का होना आवश्यक है। उसमें राज्य करने के लिए प्रशासनिक क्षमता का होना जरूरी है, और उसमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यदि किसी राजा में ये तीनों गुण हैं तो वो उस राज्य का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग हो सकता है। मनु ने राज्य का दूसरा अंग मंत्री माना है, और मनु का कहना है कि राज्य का जो कार्यकुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता है। मनु ने मंत्रियों को राज्य की प्रकृति में स्थान देकर यह स्पष्ट करा है कि जो शासन की शक्ति है वो केवल राजा में ही निहित नहीं है, बल्कि शासन की शक्ति राजा और मंत्रियों में निहित है, और यह संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा योग्य मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुण और योग्यताओं का भी वर्णन किया है। राज्य के अंग के रूप में तीसरा भाग उन्होंने पुर का है, और पुर का तात्पर्य किसी भी राज्य की राजधानी से है। मनु का कहना है कि राज्य की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जो कि सुरक्षित हो। मनु ने राजधानी की सुरक्षा के लिए दुर्ग की आवश्यकता को माना है। उन्होंने कहा मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियों को लेकर आए, जैसे कि मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और धनवन दुर्ग। राज्य के अंग के रूप में मनु ने राज्य की बात करी है। राज्य के अंग के रूप में राज्य का जो मनु ने प्रयोग करा है, यहाँ राज्य से तात्पर्य नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जनपद से है। और मनु ने जनपद में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। जनपद में राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली दोनों जनताओं को सम्मिलित करते हुए उन्होंने कहा है कि जनपद राज्य को उन्होंने पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करा है। राज्य का 5वां अंग मनु ने कोष को माना है। मनु का कहना है कि किसी भी राज्य में सभी कार्यों का संचालन या प्रजा के कल्याण संबंधी कार्य कोष के बिना नहीं हो सकते। राज्य के पास जो एकत्रित धन है उसको मनु ने कोष का नाम दिया है, और उन्होंने कहा है कि यदि किसी राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा तो वह प्रजा की सुरक्षा कर सकता है और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। मनु ने राज्य के अंग के रूप में छठा दंड को माना है। दंड से तात्पर्य मनु ने सेना से लिया है। मनु का मानना है कि राज्य की भारी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की या दंड की आवश्यकता है। मनु ने सेना के अनेक प्रकारों का वर्णन करा है, और मनु के अनुसार हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पैदल सेना आदि सेना के विभिन्न प्रकार होंगे। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बना के राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। राज्य के अंग के रूप में मनु ने 7वें में मित्र की बात करी है। मनु ने मित्र को राजा के
राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करा है, क्योंकि मनु का मानना है कि कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता, उसे दूसरे राज्यों के साथ संबंध अनिवार्य रूप से बनाने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि अन्य राज्यों के साथ उसके जो संबंध हो वो मैत्रीपूर्ण हो, क्योंकि यदि उसके संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं होंगे अन्य राज्यों के साथ तो युद्ध की संभावना हमेशा रहेगी, जो कि राज्य के लिए सही नहीं है। मनु ने मित्र को राजा की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर यह स्थापित करा है कि राज्य के द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस तरह से मनु ने राज्य के इन सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। मनु ने राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत या उसके आवश्यक साधनों का उल्लेख करा है, जिनको कि उन्होंने अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। मनु ने राज्य के इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में कहा है। उनका कहना है कि पहले आने वाली प्रकृति उसके बाद में आने वाली प्रकृतियों से महत्वपूर्ण है। अर्थात 7 अंगों में उन्होंने सबसे पहले स्वामी की बात करी है, तो स्वामी सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने मंत्री पुर आदि को स्थान दिया है। तो उन्होंने कहा है कि पूर्ववती जो प्रकृति है वो बाद में आने वाली प्रकृति से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि सभी जो प्रकृतियाँ हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, और प्रत्येक राज्य के लिए इन सभी जो अंग बताए गए इन सभी की आवश्यकता है। मनु का कहना है कि जब किसी कार्य विशेष की सिद्धि किसी प्रकृति विशेष से होना संभव होता है, तब उस समय उस प्रकृति को ज़्यादा श्रेष्ठ माना चाहिए। इस प्रकार से मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करा है। राज्य का कार्यक्षेत्र। मनु ने मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र का विवेचन करा है। राज्य के कर्तव्य मनु ने प्रजा की रक्षा करना, धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, प्रजा का रंजन करना, इन सबको सम्मिलित करा है। राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मनु ने सबसे पहला राज्य का कार्य प्रजा रक्षण माना है। मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा को राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य माना गया है, क्योंकि मनु का कहना है कि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति का जो मुख्य आधार है वो प्रजा की रक्षा करना है। जब व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था और राज्य की उत्पत्ति से शुभ मत्स्य न्याय की स्थिति थी, तब अपनी रक्षा के लिए लोग मिलकर ईश्वर के पास गए और ईश्वर ने लोगों की रक्षा के लिए राज्य की रचना की है। इसलिए राजा का सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है वो व्यक्ति की रक्षा करना है, और व्यक्ति की जो रक्षा राजा के द्वारा की जाएगी वो 2 प्रकार से की जाएगी। एक तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा की जाएगी, दूसरा भारी आक्रमण से रक्षा की जाएगी। आपराधिक प्रगति के लोगों से रक्षा करने के लिए राजा को ऐसे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए जो कि दूसरे व्यक्ति को जीवन की रक्षा को खतरा पहुंचाते हैं या उसे मारते हैं या कुछ करते हैं। मनु का मानना है कि दंड के माध्यम से ही शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है और राज्य में चोरी, डाका, अनाचार आदि को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए राजा को दंड की शक्ति का प्रयोग कर लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राजा को न केवल आंतरिक दृष्टि से अपराधियों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि बाह्य आक्रमणों से भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और बाह्य आक्रमणों से राजा की रक्षा करने के लिए मनु ने माना है कि शासक को अत्यधिक आवश्यक होने पर ही युद्ध करना चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मनु ने दूसरा कार्य लोक कल्याण को माना है, और मनु ने माना है कि प्रजा का पालन करना राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजा के जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ
और काम मोक्ष की स्थापना करना राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करे तथा प्रजा की विभिन्न आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति समय पर करे। मनु का कहना है कि समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता और पात्रता के अनुसार दान देना राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वो जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त रहकर अपनी बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग समाज के लौकिक व पारलौकिक कल्याण के लिए कर सकें। इसके अलावा मनु ने ये माना है कि राजा को धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करना चाहिए और प्रजा के कल्याण के लिए उसे समस्त साधनों का प्रयोग करना चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तीसरा राज्य का कार्य है। मनु ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण को माना है। मनु का मानना है कि व्यक्ति के जीवन में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनु ने माना है कि राजा प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे और उनकी संपत्ति व समृद्धि के जो साधन है उनकी रक्षा करे। राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में मनु ने शासक से प्रजा की सामर्थ्य के अनुसार कर लेने तथा प्रजा पर अनावश्यक करों का भार न डालने का परामर्श दिया है। मनु का मानना है कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रति राजा को सचेत रहना चाहिए और व्यापारियों द्वारा यदि प्रजा के प्रति कोई आर्थिक अपराध किए जा रहे हैं, जैसे कि मिलावट, कम तोलना आदि, तो उससे प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। तो उसे प्रजा की भी व्यापारियों से रक्षा करनी चाहिए। साथ ही व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए भी शासक को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि व्यापारी अपने व्यापार को सही ढंग से कर सकें। राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नेक्स्ट कार्य उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था बनाए रखना माना है। उन्होंने कहा कि मनु का कहना है कि राज्य के द्वारा समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मनु ने धर्म को क्योंकि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है, इसलिए उन्होंने माना है कि समाज में धर्म की स्थापना व वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सके, यह देखना राज्य का प्रमुख दायित्व है। और यदि कोई अपने इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो राजा दंड की शक्ति के माध्यम से सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के पालन के लिए बाध्य कर सकता है। समस्त वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करना भी राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। न्याय की व्यवस्था। न्याय को मनु ने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में माना है और मनु ने कहा है कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में स्थापित करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। मनु के अनुसार राजा अपनी दंड की शक्ति के प्रयोग के द्वारा सभी व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन की ओर प्रेरित करे और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाए तो राज्य के द्वारा दंड के प्रयोग के द्वारा उन कर्तव्यों का पालन करवाना चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। मनु का मानना यह है कि यदि राज्य के द्वारा दंड की शक्ति का उचित प्रयोग नहीं किया गया तो नागरिक नाराज हो सकते हैं, लेकिन यदि उसका उचित प्रयोग किया जाएगा तो नागरिक प्रसन्न होते हैं। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा इस कर्तव्य का पालन करते हुए समस्त व्यक्तियों की रक्षा की जानी चाहिए। यदि राज्य अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को भयभीत कर लेंगे और समाज में उचित व अनुचित का भय व्याप्त हो जाएगा। इसलिए राज्य के द्वारा न्याय की व्यवस्था समुचित रूप से की जानी चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नेक्स्ट कार्य उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली का संचालन माना है।
मनु का मानना यह है कि राज्य अपने कर्तव्यों की पूर्ति एक प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से कर सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि प्रशासन की व्यवस्था कर्मचारी तथा अधिकारियों पर वह उचित नियंत्रण रखे तथा वह यह देखे कि राज्य के जो कर्मचारी हैं वो प्रजाजन के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं या नहीं, और यदि उनके द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए तो राजा के द्वारा उन कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिए। राज्य के कार्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत मनु ने यह एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ क्या संबंध होने चाहिए इसको माना है। मनु का मानना यह है कि अंतर्राज्य संबंधों का जो संचालन है वो प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखता है। मनु के अनुसार यदि किसी राजा के द्वारा दूसरे जो राज्य हैं उनके साथ यदि मित्रतापूर्ण संबंध रखे जाते हैं तो वह उस राज्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है मित्रतापूर्ण संबंध, क्योंकि ऐसी स्थिति में युद्ध या आक्रमण की संभावना कम से कम होती है। मनु का मानना है कि परराष्ट्र संबंधों में शासक को विवेक का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि राज्य अनावश्यक युद्धों में न उलझे। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए मनु ने मंडल सिद्धांत, षटगुण नीति तथा उपायों का पालन करने के लिए उल्लेख किया है। यदि हम मनुस्मृति में राज्य के जो इन कार्यों का वर्णन किया है उसको हम देखें तो ये राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि राज्य के द्वारा प्रजा की रक्षा, लोक कल्याण संबंधी कार्य, न्याय की व्यवस्था और परराष्ट्र संबंध इन सब का संचालन किया जाना चाहिए।